फिर सोचा कि फाइनल एग्जाम आपके करीब आ रहे हैं, तो पिछले कुछ फाइनल एग्जाम में से 2-3 सवाल जो कि निस्बतन आसान है वो हम सॉल्व करेंगे इन क्लास, और वो असाइनमेंट के तौर पर भी मैंने अपलोड कर दिए। तो अगर क्लास में सॉल्व ना हुई या कोई आपका दोस्त नहीं आया हुआ तो वो बाद में संडे तक उसको अपलोड कर सकता है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में ये पिछले सेमेस्टर के होंगे या पिछले से पिछले सेमेस्टर के क्वेश्चंस जो थे, तो वो फाइनल एग्जाम की क्वेश्चन है। तो आपको थोड़ा सा फाइनल एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उस तरह की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी, और थोड़ा सा दिमाग आई गेस अगर थोड़ा सा डिफरेंट लगा आपको या डिफिकल्ट लगा तो उस तरीके से सोचने में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लास में कराने का मकसद ये है कि मतलब मैं हेल्प के लिए अवेलेबल होऊंगा, तो कहीं पर हिंट देता जाऊंगा ताकि आप लोगों की लर्निंग होती जाए। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम्स जो होते हैं, आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन भी पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपने एनपी कंप्लीट, मैंने आपका थोड़ा सा करिकुलम देखा तो एनपी कंप्लीटनेस, हॉल्टिंग प्रॉब्लम वगैरह आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो आपको पता है कि एसेंशली अगर मैं समरी करूं, पहले चलो मैं यहाँ पर ये लग अप्लाइज तो ये तो एक चीज होगी। तो अगर हम ग्राफ बनाएं काइंड ऑफ, तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास डिफिकल्टी प्रॉब्लम आ जाती है, और डिफिकल्टी से मतलब है कि कंप्यूटेशनली डिफिकल्ट, कि हम कोई प्रोग्राम लिख सकें कि जो उसको हर वक्त हर पॉसिबल इनपुट के लिए करेक्ट सोल्यूशन इसका निकाल ले। तो इनमें सबसे डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कौन से हैं? उससे डिफिकल्ट कोई भी नहीं है। एनपी कंप्लीट, हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। तो अनडिसाइडेबल प्रॉब्लम वो हैं जो कि नॉट सॉल्वेबल बाय कंप्यूटर, और उसकी एग्जांपल आप लोगों ने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ी होगी, बड़ी मशहूर है हॉल्टिंग प्रॉब्लम। तो इसका हमें पता है कि कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, सॉल्वेबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल टू सॉल्व है, इसमें टाइम का कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। अगर थोड़ा सा हम इससे नीचे वाले लेवल पर आए तो हमारे पास अगला कौन सा लेवल आता है? अगर हम डिफिकल्टी में थोड़ा सा कम आए, डिसाइडेबल में आ जाते हैं। डिसाइडेबल में कौन से सबसे ऊपर आ जाएंगे? एनपी कंप्लीट। एनपी कंप्लीट से ऊपर कुछ होता है? एनपी कंप्लीट के बारे में तो हमें शायद वो पॉलिनोमियल टाइप सॉल्वेबल, हाँ ठीक है, कुछ हमारे पास ऐसे हैं जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम होता है और हमें पता है कि इनका कोई पॉलिनोमियल टाइम सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो
तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं जो कि एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर करते हैं। अब ये इससे डिफिकल्टी में किस तरह कम है, क्योंकि ये सॉल्वेबल हैं, लेकिन टाइम का इसको एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर होता है। ठीक है, तो एग्जांपल इसके कोई किसी के जहन में आती है, और इसको बाय द वे शॉर्ट हैंड में EXP क्लास कहते हैं, क्योंकि हम इनको प्रॉब्लम्स को क्लासेस में डिवाइड करते हैं ना, तो डिफरेंट क्लासेस होती है हमारे पास। सर सॉल्विंग कंप्यूटेशन में ओके थोड़ा सा फ्लेवर शायद डिफरेंट होता होगा, लेकिन दोनों एक ही बातें कर रही होती है। ठीक है, तो हम सर सॉल्विंग 2 raised to the power n हैमिल्टोनियस साइकिल्स, वो सब पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्वेबल नहीं, वो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्वेबल है। हाँ, ये मतलब मुझे इसका मालूम नहीं है, डेफिनेटली होगा, लेकिन अगर मेरे जहन में अगर कोई सिंपल सा सोल्यूशन करूँ, अगर मैं उससे कहूँ कि एक सेट है, n नंबर्स हैं और उसके तमाम सबसेट्स लिखे, तो वो तमाम सबसेट्स जो है वो एक्सपोनेंशियल होता है, तो सिर्फ उनको प्रिंट करना वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल टाइम आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह कोई भी जैसी चीज जिसमें आउटपुट जो है वो ही एक्सपोनेंशियल हमारे पास है, तो उसके लिए तो हम फॉर श्योर मतलब कोई ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं जो एग्जांपल दूंगा TSP से है, TSP नहीं, TSP पॉलिनॉम वो है, NP कंप्लीट है, प्रिंटिंग और तो अब अगर मुझे पता भी है जस्ट प्रिंटिंग देम वुड रिक्वायर एक्सपोनेंशियल टाइम। वो क्यों? क्योंकि 2 raised to power n हमारे पास पॉसिबल सबसेट्स होते हैं पावर सेट की जब हम बात करते हैं, तो अगर हमने कोई सोल्यूशन एज सच नहीं भी करना, आप जो काम बात कर रहे हैं वो TSP की एक पर्टिकुलर सब क्लास है, तो वो शायद उसमें कंप्यूटेशनली एक्सपोनेंशियल टाइम है, लेकिन इसमें एल्गोरिथम सिंपल है, लेकिन जस्ट प्रिंटिंग इट आउट वो हमें एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर। सो मतलब हमारे पास सेट है, उसमें n एलिमेंट्स हैं डिस्टिंक्ट, तो उनके सबसेट्स प्रिंट करने के लिए मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर होगा। हमारे पास n एलिमेंट्स हैं, तो उसका जो पावर सेट है वो 2 raised to power n हमारे पास सेट्स होते हैं, इसमें तमाम जो पॉसिबल सबसेट्स होते हैं, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, इंक्लूडिंग एक एलिमेंट वाला सेट। इसी तरह अगर मैंने परम्यूटेशन बनानी हो S1 से लेकर Sn तक, तो वो मेरे पास एक्सपोनेंशियल टाइम है। एज सच मैंने प्रोग्राम लिखना उसके लिए कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन सिर्फ उसको प्रिंट करने के लिए वो परम्यूटेशंस मुख्तलिफ परम्यूटेशंस ही इतनी ज़्यादा हैं कि वो एक्सपोनेंशियल टाइम लगेगा। ठीक है, इससे नीचे फिर आप जो कि बड़े शौक से आप लोग कर रहे हैं, तो वो हमारे पास NP कंप्लीट प्रॉब्लम आ जाता है। और उसमें कई एल्गोरिथम्स हैं, फॉर एग्जांपल TSP आ गया, वर्टेक्स कवर आ गया, 3 सेट आपने शायद पढ़ा, सेट पढ़े 3 सेट है वो। ठीक है, 3 सेट उसका एक पर्टिकुलर वर्जन है जिसमें सिर्फ 3 वेरिएबल होता है। जब हम एल्गोरिथम में करते हैं तो 3 सेट से रिड्यूस करते हैं, यूजुअली वो इसका एक रिड्यूस फॉर्म है। सेट में एनी नंबर ऑफ वेरिएबल बुलियन वेरिएबल्स हो सकते हैं इन अ क्लॉज। 3 सेट में एक क्लॉज में 3 वेरिएबल्स होते हैं, तो वो 2 सेट जो है वो पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल है। 3 सेट पर वो अचानक डिफिकल्टी लेवल
शूट अप कर जाता है। और फिर सबसे जो सिंपल प्रॉब्लम्स होते हैं पॉलिनोमियल टाइम वाले। हाँ जी, तो वो हमारे पास पी क्लास आ जाता है। और अभी तक जिस कोर्स में जो कुछ भी हमने पढ़ा है वो सारा का सारा इधर लाई करता है। पी क्लास, ठीक है, तो वो उससे ऊपर एक पूरी कायनात एग्जिस्ट करती है जिसको आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो वो क्लासेस हैं। अब दूसरी आपने उस क्लास में पढ़ा होगा ये पी और एनपी कंप्लीट के बारे में एक कंफ्यूजन भी है, एक क्वेश्चन भी है। वो क्या है? so P is not is an open question. So open question है कि P is equal to NP, और ये कंप्यूटर साइंस का सबसे बिगेस्ट सवाल माना जाता है। और इसके ऊपर कितना प्राइज मनी है? 1 billion. $1 million है या $10 million है एक इंस्टीट्यूट। अगर आप किसी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम का पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम निकाल लेते हैं, दुनिया उसको मान लेती है, तो आपको $1 million मिल जाएंगे। ठीक है, या आप ये प्रूव कर दें कि एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम वाकई में ही एक्सपोनेंशियल टाइम रिक्वायर करते हैं और कोई सूरत नहीं है कि उनका पॉलिनोमियल टाइम कोई सोल्यूशन निकल सके, तो वो हमारे पास अगेन आप $1 million के हकदार हो जाएंगे। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम्स को ज्यादा टैकल कर रहा होता है। तो जब हमारे पास कोई एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम आता है किसी प्रैक्टिशनर के सामने, तो उसके पास दो रास्ते होते हैं। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम से मतलब है कि डिफिकल्ट टू सॉल्व, टाइम कंज्यूमिंग। तो उसके पास दो रास्ते बचते हैं। एक तो यह है कि वो जिसको हम लोग कहते हैं कि कोई ह्यूरिस्टिक अप्लाई करे, ईजी एआई मशीन लर्निंग टाइप। ठीक है, और फिर हम उसको शो करें एक वर्क इन प्रैक्टिस। तो हम एक ह्यूरिस्टिक लें जिसका कोई मैथमेटिकल वो प्रूफ वगैरह ना हो, लेकिन हम उसको शो करें कि ज़्यादातर सिचुएशन में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर आप लोगों ने एमएल का किया हुआ तो उसमें हम इसकी एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल और इस तरह की कुछ चीज़ें हम किसी डेटा सेट के ऊपर ट्राई करते हैं। और जितना बड़ा डेटा सेट होगा उतना ज़्यादा हमें यकीन होता जाएगा कि रियल वर्ल्ड में ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये इन प्रैक्टिस शायद ये अप्रोच अच्छी है। अगर थ्योरेटिकल अप्रोच की बात की जाए तो ये इसको हम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम कहते हैं। और ये मेरे पास इट इज अ ह्यूरिस्टिक। सबसे पहले तो ये ह्यूरिस्टिक है। हम दो चीजें इसमें रिक्वायर करते हैं। नंबर ये कि ये पॉलिनोमियल टाइम में एग्जीक्यूट हो। नंबर 2 ये है कि कोई अपर बाउंड हो ऑन परफॉर्मेंस।
अपर बाउंड का मतलब है कि EG V से थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जो ज़बान यूज की गई है यहाँ पर, ये ऑप्टिमाइजेशन की ज़बान यूज की गई है। तो हमारे पास कोई ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है, हमारे पास कोई उसकी ऑप्टिमल वैल्यू है, और हमारा एल्गोरिथम की एक लोअर लिमिट है। तो ये मैक्सिमाइजेशन का एल्गोरिथम है। तो 80% ऑप्टिमल के मैक्सिमम तो हम 100 तक अचीव कर सकते हैं, लेकिन हमारा एल्गोरिथम 80% से कम आंसर नहीं देगा ऑप्टिमाइजेशन का। तो वो कहीं इधर दरमियान में उसका आंसर लाई करेगा बिटवीन जो कि उसका बाउंड है और जो का उसका ऑप्टिमल वैल्यू है। तो एग्जैक्ट ऑप्टिमल भी आपको रिजल्ट दे सकता है, या वो ऑप्टिमल के करीब भी दे सकता है, लेकिन बुरा सा बुरा जो रिजल्ट देगा वो एक थ्योरेटिकली प्री डिफाइंड बाउंड के बराबर देगा। तो वो एल्गोरिथम थ्योरेटिकल प्रूफ के साथ वो आता है। ठीक है, सवाल? ये ह्यूरिस्टिक्स का क्या मतलब है? ह्यूरिस्टिक्स टेक्निक है कोई? ह्यूरिस्टिक्स कहते हैं यार, उसको कहते हैं सिंपल रूल जो होते हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि फलाना वो क्या NSTP जाने का रास्ता क्या है, तो एक तो ये कि आप मुझे एग्जैक्ट बेस्ट रास्ता बताया, दूसरा ये आप मुझे कहे कि इस डायरेक्शन में निकल जाओ। ठीक है, तो ये एक ह्यूरिस्टिक है कि मैं बस जाता हूँ, एक चौक में पूछता हूँ, अगले बंदे से पूछता हूँ, तो ये एक ह्यूरिस्टिक हो गया। तो ह्यूरिस्टिक काइंड ऑफ जिस तरह हमारी ग्रीडी एल्गोरिथम की अप्रोच थी, मुख्तलिफ ग्रीडी एल्गोरिथम हम देख रहे थे जो कि अच्छे नहीं थे, तो वो तमाम की तमाम ह्यूरिस्टिक्स थे, लेकिन उन ग्रीडी अप्रोच नंबर 1, ग्रीडी अप्रोच नंबर 2 को हम उन ह्यूरिस्टिक्स को हमने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो हमें ऑप्टिमल वैल्यू नहीं देते थे। ठीक है, लेकिन अब हमें पता है कि इसका तो ऑप्टिमल वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो इसका तो मुझे ऑप्टिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। ठीक है, तो अब मैं गुजारा करने के लिए तैयार हूँ। तो टाइम पर मैं गुजारा करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि वो वैसे भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ ठीक है, बेस्ट पॉसिबल ना हो लेकिन बेस्ट के करीब करीब हो। ठीक है, तो अगर मुझे सस्ता तरीन खाना जो कि साफ सुथरा भी है 120 रुपए का मिल सकता है इस्लामाबाद में फॉर एग्जाम्पल, तो मैं कोई ऐसा ह्यूरिस्टिक लगाऊं कि मैं उसके डबल के अंदर अंदर खा लूं, और ये मैं थ्योरेटिकली इस्टेब्लिश भी कर सकूं कि ये उसके डबल के अंदर अंदर ही आएगा। तो वो 120 रुपए तो नहीं होगा, 150 भी हो सकता है, 130 भी हो सकता है, 240 से ऊपर नहीं जाएगा। अपर बाउंड आपने फिक्स कर लिया? अपर बाउंड हमारी फिक्स हो जाती है। तो उसमें दो चीजें हो जाती हैं कि मिनिमाइजेशन के लिए फिर हमारे पास मिनिमाइजेशन के लिए ऑप्टिमल से हम ऊपर जाएंगे कि जो हमारा आंसर आएगा वो इज लाइकली टू बी मोर देन द ऑप्टिमल वैल्यू, कि हम मिनिमम से मिनिमम वैल्यू चाह रहे हैं। लेकिन मैक्सिमाइजेशन में क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू वो शायद अप्रोच ना कर सके, लेकिन उसके 80% तक वो अप्रोच कर लेगा। ठीक है, या उससे बेहतर भी कर सकता है। तो
इसको कहते हैं तो अगर हमारा प्रॉब्लम का जो इनपुट साइज है So the solution of the approximation algorithm is within rho of n of the optimal solution, या अगर ज़्यादा सादे अल्फाज में लिखूं तो result is not more worse than rho of n of the optimal value. ठीक है, तो इन जनरल ज़्यादातर केसेस में ये जो रेशो होती है कि कितना हम अच्छा परफॉर्म करेंगे तो वो डिपेंडेंट है ऑन द इनपुट साइज, इसलिए वो रो के अंदर ब्रैकेट्स में n लिखा हुआ है। ठीक है, कि मतलब n अगर चेंज होगा तो वो परफॉर्मेंस कम से कम होती जाएगी। फॉर एग्जांपल साइज बड़ा होता जा रहा है तो वो 80% से 70% और फिर 60% पर गिरना शुरू हो जाता है। आज का जो एल्गोरिथम हम पढ़ेंगे तो वो 2 अप्रॉक्स एल्गोरिथम है। इसका मतलब है तो टुडे 2 अप्रॉक्स एल्गोरिथम ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, तो कोई वैल्यू है जिसको हमने मिनिमाइज करना है, तो अगर इसकी जो ऑप्टिमम वैल्यू है ऑप्टिमम इज इफ ऑप्टिमम इज से 5, अगर वो ऑप्टिमम वैल्यू 5 है तो 2 अप्रॉक्स का क्या मतलब है कि मेरी वैल्यू कितनी बुरी होगी, मैक्सिमम क्या आ सकती है? 80% को तो लिखा ही नहीं है मैंने कहीं पर, यहाँ पर 80% नजर आ रहा है आपको। रो ऑफ n जो है वो 2 है, इसलिए यहाँ पर ये मैंने 2 लिखा हुआ है, 2 अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो 80% का यहाँ कोई जिक्र नहीं है ना, 80% हर दफा वो 80% होगा, एल्गोरिथम टू एल्गोरिथम वेरी करेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मेरा एक मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, एक पर्टिकुलर इनपुट लिए जो बेस्ट आंसर मुझे मिल सकता है वो 5 मिलता है। ठीक है, 5 लिखा हुआ है। हाँ, अब मेरे पास एक 2 अप्रॉक्स एल्गोरिथम है, तो वही इनपुट अगर मैं उस एल्गोरिथम को दूं तो अब मेरे पास आंसर जो है वो क्या क्या आ सकता है और क्या नहीं आ सकता। सर अगर 1 आ गया तो इट इज नॉट क्लोज टू ऑप्टिमम। देखो वो तो यहाँ पे जो हमने 5 कंसिडर किया ऑप्टिमम, अच्छा 5, अच्छा हाँ 5 कंसिडर किया है, हम चाहते हैं इसके करीब करीब आए। अच्छा, यही चाहते हैं ना, एम यही है ना हमारा। यही है।
तो अगर इससे ज़्यादा आ गई या बहुत ही कम आ गई तो वेरिएशन बहुत ज़्यादा नहीं हो जाएगी? मतलब हम वो वेरिएशन चाहते ही नहीं है। 7 से 8 तक वैल्यूज। कौन आंसर करेगा इसका? ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमम वैल्यू का क्या मतलब है? दी बेस्ट वैल्यू। द बेस्ट वैल्यू, तो फिर 1 कहाँ से आ जाएगा? फिर प्रोबेबली आपकी कोई एल्गोरिथम में गलती हुई हुई है, वो करेक्ट आंसर नहीं है। सर अगर 5 का डबल हम लोग कंसीडर कर ले तो उससे हाँ। 7 to 8 के करीब। हाँ जी, तो इसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं, मतलब वो तो इनपुट टू इनपुट वेरी करेगा, लेकिन मतलब मेरे पास आंसर जो है किस तरह लिखूं कि वो एग्जैक्टली तो अगर मेरे पास अप्रॉक्स एल्गोरिथम है और उसमें मैं सेम इनपुट डालता हूँ, वही इनपुट डालता हूँ जो कि मैंने इधर मुझे ये मिलना चाहिए, तो इसमें जो आउटपुट आएगी उसका आंसर 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, अलबत्ता 11 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सारे मेरे पास फीजिबल आंसर है। और वो क्यों? क्योंकि ये इसका जो अप्रोक्सीमेशन है रेशो, वो मेरे पास 2 है। ठीक है, तो मतलब वो तो डिपेंड करता है कि इनपुट की एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लेकिन बाउंड आपको ये बता रहा है कि इससे बुरा नहीं आएगा। थोड़ा सा इसके ऊपर सो यहाँ पर रीथिंक कर लें इसके ऊपर। सो यहाँ से बुरा से मुराद 5 से कम। मेरे दोस्त मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है। ठीक है, ये मेरे पास द एब्सोल्यूट मिनिमम है जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो इससे कम तो नहीं आ सकता। ठीक है, क्योंकि ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है कि इससे कम नहीं आ सकता। ठीक हो गया? ठीक है, लेकिन अब हम मिनिमाइजेशन है तो उससे बुरे से क्या मुराद है? उससे ज्यादा आ जाएगा ना। हम अगर किसी चीज को कम करना चाह रहे हैं, अगर मैं अपना खर्चा कम करना चाहता हूँ, तो जितना उस खर्चा से ऊपर, मेरे बजट से ऊपर खर्चा होगा, खाना मेरा महंगा आएगा या पानी की बोतल 5 रुपए, तो वो तो मेरा ऊपर वाला वो। हाँ, ऑप्टिमम तो मेरा कुछ और है, लेकिन उससे बुरा अब ऊपर की तरफ आएगा। अलबत्ता अगर मेरा मैक्सिमाइजेशन है, तो अगर वो 10 उसका आंसर है, तो फिर उससे नीचे की तरफ आएगा ना, क्योंकि वो मैक्सिमम नहीं पहुंच पाएगा उससे। समझ गए। तो हमारा बेसिक एम ये है कि इसके करीब करीब पहुंच जाएं। हाँ, लेकिन मतलब हाँ, वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। मैक्सिमाइजेशन में हम एक और नीचे की तरफ कहीं लाई कर रहे होंगे, मिनिमाइजेशन में कहीं ऊपर की तरफ लाई कर रहे होंगे। लेकिन ये रो जो है, ये वो बार लगा देते हैं, थ्योरेटिकल बार लगा लेते हैं कि इससे आपका एल्गोरिथम जो ह्यूरिस्टिक एल्गोरिथम है, ये उससे एक्सीड नहीं करेगा। समझ गए। चलो 1-2 मिनट जरा आपस में डिस्कस कर लें ताकि क्लैरिटी आ जाए, फिर मुझसे पूछ भी लें। मैक्सिमाइजेशन है। ठीक है, तो 3.5 से हम नहीं जा सकते। 3.5 से 7 तक। नहीं होगा वो हमारे पास। एल्गोरिथम आपने डिस्कवर कर लिया, वो आपने जो लोअर बाउंड है वो क्या जो होगा? $12 मिलियन है वो आपने हासिल कर लिया है। हाँ जी, और 80% था, तो 80 से ऑप्टिमम बीच में रह रहा था ना। लास्ट पिछली स्लाइड में सर ने बता दिया। हाँ, ये क्योंकि हमारी जो क्यू अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है, तो उसका मतलब है कि ऑप्टिमम के डबल जो है हमारी सीधे से ऊपर वो नहीं जाएगा। ये तो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वाले को बता रहे हैं। क्यू अप्रोक्सीमेशन ये 5 है क्या? वैल्यू है, ऑप्टिमम वैल्यू है। अच्छा, इसके 2 मतलब है, एक मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी है क्या? कौन सा पैरामीटर है? पैरामीटर नहीं है, सिंपल एक वैल्यू है। फिर पैरामीटर की कोई बात नहीं कर रहा, सिंपल एक वैल्यू है, कोई भी पैरामीटर है
उसमें फिर ऑप्टिमाइजेशन लेते हैं ऑप्टिमम आधे से नीचे नहीं जाएगा क्योंकि हम 2 अप्रॉक्स ले रहे हैं P of n is equal to अगर मैक्सिमाइजेशन है तो मैक्सिमाइजेशन में भी और मिनिमाइजेशन में भी मैक्सिमाइजेशन है ना 10 ले लो 10 है ना 5 से नीचे नहीं जाएगा हाँ भाई और अगर मिनिमाइजेशन है मिनिमाइजेशन है 10 से ऊपर नहीं जाएगा अगर कोई तो वैल्यू है तो सुपर नहीं जाएगा ये ऑप्टिमम वैल्यू इसी है का अगर मैक्सिमाइजेशन 2.5 से नीचे नहीं जा सकता मुझे जरा शुरू से समझाइए क्लियर कैसे यार अप्रोक्सीमेशन वैल्यू अप्रोक्सीमेट करनी है क्या अप्रोक्सीमेट करना है बेस्ट वैल्यू जो आती है जो सबसे ऑप्टिमम वैल्यू के सबसे करीब है P of n in general is a अब जो function 5 है इसका हम जो है ऑप्टिमम उसको एक कांस्टेंट वैल्यू करेंगे लेकिन ये हमें ध्यान में रखें कि दुनिया में ऐसा एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है जो कि इनपुट साइज के साथ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम क्या है कि हम परफॉर्मेंस ये देखते हैं वेरी करेंगे कि हमारा जो है लेकिन इसमें हम हमारी टू है तो ये एक फिक्स नंबर उसको है डबल कर देंगे 5 से 10 हो गई जो मिनिमाइजेशन है उसमें ये है कि हमारा जो 10 है ना उससे कम होनी चाहिए वैल्यू उससे ज़्यादा ना हो हाँ कम होनी चाहिए 5 6 7 8 9 सबसे ज़्यादा है ना 11 नहीं हो हाँ सकती 10 5 से ऑनवर्ड आएगा और 10 से ऊपर नहीं आएगा 10 से ऊपर नहीं जाएगा आपके एल्गोरिथम को हाँ इस ये जो डब्बे में एल्गोरिथम है इसके नतीजे में मिनिमम होता है तो फिर 5 से ऊपर ना 2 अप्रॉक्स में तो उसे डबल करके देखते हैं सॉरी अब जब अगर इसे मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम करते हैं तो उसे हाफ कर देते हैं ये है ना ये मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ऑप्टिमम वैल्यू है अब उसने कहा है कि 80% आउटपुट कितनी अच्छी है कितनी बुरी होगी जब रेशियो है हमारे पास रोफ है वो आपने और 80% मुजम्मिल ने appointed है एक एल्गोरिथम यहाँ पे आपने बनाया जो है हमारे पास और एक मुजम्मिल ने बनाया है जो मतलब गेट कर और दोनों वो इसके बीच में अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम है तो आप कंपेयर या कर वो सकते हैं वैल्यू भी हो किसका सकती ज्यादा है अच्छा है 80% से नीचे नहीं जिसका आएगी अपर बॉन्ड ऑप्टिमल के ज्यादा करीब होगा तो वो 80% ज्यादा से नीचे नहीं सूटेबल आएगी। है यूज करने में इससे अगर और इसको टाइम में मैं कुछ ये खास वाला डिफरेंस मामला नहीं है अब इसी तरह अगर अब वो 5 है 2 अप्रॉक्स ले लिया तो 2 अप्रॉक्स का मतलब ये है कि जो भी वैल्यू होगी उसे डबल कर देंगे अगर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है बना लेता है तो वो ज्यादा बेहतर जो होगा ना हमने क्योंकि वो optimally ली ऑप्टिमल के ज्यादा उससे करीब आ लेके उसके जाएगा डबल से कम है फॉर एग्जांपल 5 है तो 5 6 7 8 9 10 11 नहीं होगा अगर अगर मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है तो हम 5 का हाफ कर देंगे 2.5 से 5 के बीच में वैल्यू होनी चाहिए ये उल्टा है मैक्सिमाइजेशन आई होप किसी ना किसी अच्छा ये आपकी बुक का मतलब गवर्नमेंट की कोई आखिरी चैप्टरों में अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम का पूरा एक चैप्टर है तो उसका ये पहला सेक्शन ये वाला है ठीक है जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो वर्टेक्स कवर आपने थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में पढ़ा MVC हाँ जी मिनिमम वर्टेक्स कवर ठीक है मिनिमम वर्टेक्स कवर ठीक है तो क्या है हमारे पास इनपुट में हमारे पास एक ग्राफ होता है आउटपुट में हमारे पास क्या होना चाहिए वर्टेक्स कवर क्या होता है so minimum vertices covering all edges तो हमारे पास V होंगे एक ई डैश जो कि एक सबसेट होगा ई का वो कैलकुलेट करेंगे इसके दो कंडीशन होने चाहिए नहीं सॉरी वी डैश ठीक है इसके दो कंडीशन होने चाहिए वी डैश टच ऑल एजेस इन ई तो ग्राफ के इनिशियल तमाम के तमाम एजेस को उसको टच करना चाहिए तो ये वर्टेक्स कवर की कंडीशन होगी
चूंकि वर्टेक्स कवर में तो देखें मैक्सिमाइजेशन, अच्छा ये मुझे इसका कौन जवाब देगा, इसका मैक्सिमम वर्टेक्स कवर क्यों एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि वो ग्राफ क्योंकि में हमारी ऑप्टिमाइजेशन की नीड ही वो नहीं है ना, हमें चाहिए मिनिमम। सर वो ट्री हमारा एक ऑब्जेक्टिव ही उससे वो है। सर इकोनॉमिकली तो मैं कहता हूं कि मेरी नीड है कि मैक्सिमाइजेशन आप बताएं। सर इकोनॉमिकली तो वो ठीक नहीं है ना कि ज्यादा से ज्यादा। एल्गोरिथमिकली क्या है, मतलब एल्गोरिथमिकली सोच कर बताए ना। जितने वर्टेक्स होंगे उतने ही आप मैक्सिमम कर देंगे। एग्जैक्टली तो Yes, जितने sir. वर्टेक्स आएंगे मैं तमाम के तमाम रिटर्न कर दूं तो वो तमाम के तमाम हर कोई किसी ना किसी एज के साथ तो टच हो रहा है, तो बस वो वर्टेक्स कवर तो है ही है, ठीक है। और मैक्सिमम भी है तो वो इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम नहीं है, वो एक ट्रिवियल प्रॉब्लम है, ठीक है। वो बस रिटर्न वर्टिसेस कर दें, बस खत्म बात, ठीक है। तो वो सारे वो जो टेक्स्ट बुक्स में किए जाते हैं वो ये नहीं है कि रियल वर्ल्ड में मैक्सिमम वर्टेक्स कवर की शायद कहीं पर एप्लीकेशन किसी प्रोग्रामर को आई भी होगी, लेकिन हम एल्गोरिथम में पढ़ते क्यों नहीं है, क्योंकि वो कोई उसमें चैलेंज कोई नहीं है, ठीक है। और नंबर 2 ये है कि साइज ऑफ V dash should be minimum out of all possible ठीक हो गया। तो ये आपने पढ़ा हुआ है, तो एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। सर ये सेकंड कंडीशन की वजह से एक्सपोनेंशियल टाइम सबसेट है। ये मिनिमम वर्टेक्स कवर is a NP complete problem. It cannot be solved in polynomial time as far as humans know. ठीक है? That's why we are working on an approximation algorithm. But no, just the second condition, size of V dash should be minimum out of all possible vertex covers. तो ये तो exponential में नहीं solve होगा, हम subsets ले रहे हैं। अच्छा ये तो देखें तकरीबन उस तरह की बात आप कर रहे हैं कि सॉर्टिंग है, तो सर वैसे मतलब मैं साथ तमाम नंबर एक काइंड ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वो अगेन वो भी एक्सपोनेंशियल ही है। मैं तमाम के तमाम वेरिएशन पर करूंगा, उनमें से जो वाली सीक्वेंस जो है मेरे पास असेंडिंग ऑर्डर में होगा उसको मैं पिक कर लूंगा, तो वो भी मेरे पास एक्सपोनेंशियल में है। लेकिन द ट्रिक इज इन द कि मतलब वर्किंग में कोई ऐसी चीज हो और उसको हम प्रूव कर सकें कि ये हमारे पास वो एक्सपोनेंशियल के बगैर हो जाता है, ठीक है। तो इसका क्या है मिनिमम वर्टेक्स कवर? सेंटर 1 हो गया, और अगर इसी की एक वेरिएशन बना लें, वेरिएशन, और यहाँ पर मैं एज डाल दूं, अब क्या होगा? 2 हो जाएगा। तो एक मेरे पास सेंटर हो जाएगा और एक या ये हो जाएगा या ये हो जाएगा। 1 और 2, ठीक है। तो अगर मैं ये कर लेता हूँ तो इसका 2 इसका आंसर है। से मैं थोड़ा सा अटेंडेंस के जरिए ब्रेक लेता हूँ, ठीक है। अच्छा तो वर्टेक्स कवर हम देख रहे थे और हमने देखा कि NP कंप्लीट प्रॉब्लम है, तो उसका हम एक
प्रॉपर एल्गोरिथम नहीं बना सकते जो कि इसको ऑप्टिमली सॉल्व कर सके। ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है वो, हम अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम बनाएंगे जो कि अभी हम लिखेंगे, और फिर उसका हम एक अपर बाउंड लेंगे कि कितना वो अच्छा या बुरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन के कंपैरिजन में परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम है वो कुछ इस तरह से काम करता है कि हमारे पास दो सेट लेते हैं और ये सिंपल सा हमारा एक एल्गोरिथम है। क्या करता है ये, लूप चलाता है, हर आइटरेशन में एक एज पिक करता है, एक रैंडमली एक एज पिक करता है और फिर उसको ऐड कर देता है। और सॉरी एक चीज हो गया, रिमूव ऑल एजेस इंसिडेंट वो रैंडमली एक एज पिक करता है, उस एज को ए में डालता है, सेट में वो जो दो उसके एडजेसेंट वर्टिसेस होता है वो डालता है। उन वर्टिसेस के साथ जो एडजेसेंट जो भी एजेस होते हैं वो सारे के सारे रिमूव कर देता है। तो हर आइटरेशन में हमारे पास कुछ एजेस रिमूव हो रहे हैं, तो एक स्टेज पर आकर ये जो नंबर एजेस है ये खत्म हो जाएंगे, और उस केस में हम जो एस है जिसमें वर्टिसेस बढ़े हुए हैं वो हम रिटर्न कर देंगे। तो अगर हम इसके ऊपर लगाएं जो कि हमने पीछे एक ग्राफ देखा था, सर ये रिमूव कौन से कर रहे हैं? पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो रैंडमली एक एज पिक करते हैं, तो बताएं कौन सा पिक कर दिया इन तमाम एजेस में से कोई एज सर ये वाला, ये सेंटर से जो ऊपर वाला, ये वाला हमने पिक कर लिया। ठीक है, अब इसके ये जो अगर इसको मैं 1 2 3 4 5 और 6 कहता हूँ तो एस में मेरे पास 1 और 2 आ जाएंगे। ठीक है, इससे एडजेसेंट जो मेरे पास 1 से एडजेसेंट जो मेरे पास एजेस हैं वो रिमूव हो जाएंगी। तो ये रिमूव हो गई। अब जो है मैं एक और रैंडमली एज पिक करता हूँ, एक ही एज मेरे पास रह गई है वही मैं पिक कर लेता हूँ। तो ये 5 to 6 में पिक कर लेता हूँ। इसके नतीजे में मेरे पास ये 1 2 5 और 6 आ गया मेरे पास इसका आंसर, और ये मेरे पास खत्म हो गया। तो इसमें मेरे पास एस में मेरे पास 4 वर्टिसेस है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमने देखा था वो क्या था, ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो था वो 2 वर्टिसेस का था। तो ये आपको नजर आ रहा है ये डबल है। ठीक है, और हम ये प्रूव करेंगे कि this
एटलीस्ट एक एज हमारे पास रिमूव होगी तो ये मेरे पास ई टाइम्स में ये एल्गोरिथम खत्म हो जाएगा। बाकी तो कुछ सेट में वो हो रहा है, वो मेरे पास कांस्टेंट टाइम ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अब जब एक सवाल उठता है कि will this algorithm result in a vertex cover? तो क्या ये वर्टेक्स कवर हमारे पास रिजल्ट में आएगा? एस हमारे पास क्या हमेशा वर्टेक्स कवर होगा, यानी वो तमाम एजेस को वो टच कर रहा जी होगा? सर। ठीक है, रीजन सर क्योंकि हम एक उठाते हैं एक वाला जो एज है उसके एडजस्टमेंट सारे निकाल लेते हैं और बाकी जो बचते हैं वो फिर बाद में हम उठाते हैं, मतलब वो कवर हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल 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 ऐसे ही है। तो हमारे पास वो खत्म तो तब हो जाता है जब एल्गोरिथम, जब कोई एजेस नहीं रह जाती, और जो जो एज मेरे पास जो जो वर्टेक्स डालते जाते हैं उससे एडजेसेंट एजेस हम निकालते जाते हैं, तो वो एक लिहाज से मेरे पास कवर हो गई है। जी सर बिल्कुल। तो वो जो आंसर में मेरे पास 10 आए या 5 आए या 50 आए, वो तमाम एजेस को टच कर रहा है, क्योंकि वो एजेस निकली ही तब है क्योंकि वो किसी वर्टेक्स जो कि एस में शामिल हो चुकी है उसके साथ इंसिडेंट थी, एडजेसेंट थी, टच कर रही थी। ठीक है, अच्छा दूसरा शायद आप लोगों के जहन में आ रहा हो कि वर्टेक्स कवर यूज किधर होता है? नेटवर्किंग में सर ने एग्जांपल दी। हाँ, नेटवर्किंग में किस तरीके से? सर्वर्स के लिए एग्जांपल दी। हाँ, सर्वर्स के लिए किस तरीके से? मिनिमम सर्वर शुड कवर ऑल द हाँ, या एक और तरीका हम कर सकते हैं कि मेरे पास बिजली की वायरें हैं, तो मेरे पास कोई इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, और मैंने मॉनिटरिंग यूनिट्स लगाने हैं। to check electricity on each wire। ठीक है, तो अब ये जो मॉनिटरिंग यूनिट्स है ये कुछ खर्चा करेंगे, तो मैं उसको मिनिमम जगहों पर लगाना चाहूँगा या मिनिमम पॉसिबल जगहों पर लगाना चाहूँगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि वो ऐसी लोकेशंस पिक करूँ जो जैसे ये वाली है जो कि मल्टीपल वायर्स को चेक कर सके, रादर देन मैं इसको पिक करूँ जो कि सिर्फ एक वायर को चेक कर सके। ठीक है, और नेटवर्किंग में भी इसी तरह ये अप्लाई होता है कि अगर मैं नेटवर्क का लिंक चेक कर रहा हूँ तो वो आई गेस वो भी किसी तरह की चीज़ है, सर्वर्स वगैरह में भी। तो ऐसा ठीक है, देखो हमारे पास पाकिस्तान का इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है। ठीक है, वावड़ा चाहता है कि उसको पता लगता रहे कि कहाँ पर बिजली चोरी नहीं है, बिजली की सहूलत हाँ नहीं है। ठीक है, तो उसने वायरों में चेक करना है ना कि बिजली आ रही है कि नहीं, तो उसने कोई यूनिट लगाना है जिससे वो मॉनिटरिंग कर रहा होगा। अब वो यूनिट जो है वो कम से कम जगहों पर लगाना चाहेगा ताकि ज्यादा पैसे अपने जेब में डाल सके। ठीक है, तो वो इसके लिए वो वर्टेक्स का, वैसे वाउडा को अगर इस तरीके से बेचा जाए ना कि पैसे आपके बच जाएंगे और जेब में चले जाएंगे, वो फिर भागते भागते लगा रहे होंगे। हाँ ये भी है, कोई एक भी नहीं लगाएंगे वो। पेपर्स में सब लग जाएंगे, कोई फिजिकल नहीं होगा। हाँ वो तो पेपर्स होगा, यहाँ हमने लगा दिए। वो तो खैर वो सड़कें मेरे ख्याल में बनती भी हैं, मरम्मत भी होती है, हमें पता भी नहीं लगता। सर डाला आ रहा है सर डाला आ रहा है बाहर। वापडा वालों के बाद डाले नहीं। अच्छा जी, तो
तो जो चीज हम प्रूव करना चाह रहे हैं वो ये है कि दिस approximation algorithm has rho of n is equal to 2. तो ये कांस्टेंट है, तो ये एक ऑप्टिमाइजेशन है, तो इनवर्स वो कितना बुरा हो सकता है वो हम प्रूव करना चाह रहे हैं। तो अब हम किसी एक पर्टिकुलर एग्जांपल में नहीं कर, पिछले हमने एक एग्जांपल ट्राई की तो उसमें वाकई में डबल आ रहा था, लेकिन अगर आप जितनी मर्जी एग्जांपल्स ट्राई करें तो उससे कम आ जाएगा, लेकिन डबल से ज्यादा नहीं आएगा। ठीक है, तो उसकी रीजन मतलब किस तरह वो कह सकते हैं कि ये आएगा। तो हमारे पास तीन चीजें हैं। हम एक कहते हैं कि ओ है हमारे पास ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर। तो ये एक वो जिस तरह ग्रीडी एल्गोरिथम में हम इमेजिन करते हैं कि देयर एग्जिस्ट एन ऑप्टिमल, तो ये वाला है। तो ये मेरे पास वर्टिसेस का एक सेट है एसेंशियली, ठीक है। और एक मेरे पास ए है, ये सेट ऑफ एजेस एल्गोरिथम है, और एक मेरे पास सेट ऑफ वर्टिसेस है, सेट ऑफ वर्टिसेस रिटर्न अब इसमें एक दरमियान में मैं एक क्लेम डालता हूँ, आप मुझे बताएंगे। The edges तो जो एजेस मेरे एल्गोरिथम ने पिक किया रैंडमली, तो वो एक दूसरे से डिसजॉइंट है। तो उसका मतलब ये है कि मेरे पास एक एज यहाँ पर आ गई है, कोई एक एज मेरे पास यहाँ पर आ गई है, कोई एक एज मेरे पास यहाँ पर आ गई है, और दरमियान में कुछ एजेस थे जो कि पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब डिलीट हो चुके हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड नॉन डिसजॉइंट से मतलब है कि मैंने ये वाला एज पिक किया है और उसके साथ फिर मैंने ये वाला एज भी पिक किया हुआ है, तो ये मेरे पास नॉन डिसजॉइंट ये हो गया। ठीक है, तो ये मैं क्लेम कर रहा हूँ कि वो इस तरीके से कि वो एक दूसरे से अलग-अलग है। ऐसा क्यों है? सर एक लास्ट एग्जांपल में हमने देखा था एडजस्टमेंट वाला इनके लेयर थे जिस सर एक एज जब पकड़ते थे तो उसके तमाम एजेस डिलीट कर देते थे उस वर्टेक्स के, तो वो कोई भी कॉमन नोड नहीं होता था जो दो एज को लिंक बना रहा होता। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, आपका आंसर दुरुस्त है। आपका सवाल क्या था? सर ये बताया था कि क्योंकि एडजस्टमेंट जो है ना नोड से वर्टेक्स से वो हम लोग ले जा रहे हैं तो नहीं आएंगे वो। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो हाँ जी, तो चूंकि हम वो डिलीट करते जा रहे हैं तो वो पॉसिबिलिटी कोई नहीं है कि हमारे पास दो ऐसे एजेस हों जो कि किसी एक वर्टेक्स के साथ कहीं से कनेक्ट हुए हुए हों। ठीक है, अब इसका मतलब एक और ये है कि
पास ये जो डिसजॉइंट एजेस है जो कि मैंने पिक की हुई है, ओक जो है हो सकता है ये वाला पार्ट ऑफ ओ हो, ये वाला पार्ट ऑफ ओ ना हो, ये वाला पार्ट ऑफ ओ हो, ये वाला पार्ट ऑफ ओ हो, ये वाला पार्ट ऑफ ओ ना हो, लेकिन ये वाला पार्ट ऑफ ओ हो। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ वर्टिसेस इन द ऑप्टिमल वर्टेक्स कवर जो है, या ये ग्रेटर देन है या ये बराबर देन ए है। ठीक है, ज्यादा, अच्छा ज्यादा क्यों है? एक तो ये है ना कि ए एजेस है और ये वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ए के दो हिस्से हैं, वो दोनों जो सिरे हैं वो हो सकता है ऑप्टिमम में पार्ट हो, कवर कर रहे हो, लेकिन एक तो सिरा तो लाजमी कवर कर रहा होगा। ठीक है, तो ग्रेटर देन इसलिए क्योंकि हो सकता है दोनों कवर हो रहे हैं, तो वो ज्यादा मेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास यहाँ तक ये वाली बात तो क्लियर है ना सर? दोनों तो कवर नहीं हो सकते, एक ही कवर नहीं होगा। मतलब अगर एक सर वो आ जाए, मतलब एक सिरा उसका, तो दूसरा तो नहीं आ सकता, वो तो डिलीट नहीं हो जाता। नहीं, ओ जो है ये मेरे पास ऑप्टिमम वाला है, तो ये तो मेरा एल्गोरिथम नहीं कैलकुलेट कर रहा ना, ये तो मेरा ऑप्टिमम वाला है, ये मेरा एल्गोरिथम नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये मेरा एल्गोरिथम कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है, दो डिफरेंट सिचुएशंस को मैं कंपेयर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि वो ऑप्टिमम वर्टेक्स कवर है, तो वो तमाम एजेस को कवर कर रहा है। ठीक है, तो वो हो सकता है दोनों हिस्सों, मतलब U और V जो दो हिस्से हैं, जो वर्टिसेस हैं, वो दोनों O में हो, वरना एक तो उसमें होगा ही होगा। तो इसलिए ये ग्रेटर देन का साइन आया, इक्वालिटी का इसलिए आया क्योंकि वो हो सकता है हर एच का जो है वो सिर्फ एक कैसे हो सकता? दोनों पॉसिबिलिटी है कोई कि दोनों वर्टिसेस, एक एच के दो वर्टिसेस होंगे? एक ऑप्टिमम वर्टेक्स कवर है, उसके बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, और मुझे इनपुट ग्राफ का भी नहीं पता कि वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी डिस्कस करना तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन हम ये तो कर सकते हैं ना कि वो बराबर होंगे या नंबर ऑफ एजेस के, या वो ज्यादा होंगे। ठीक है, मतलब एक चांस तो रह जाता है ना, अगर मैं किसी एक तरफ श्योर नहीं हूं तो उसकी पॉसिबिलिटी को मैं बंद तो नहीं करना चाहूंगा ना। ठीक है, तो ये मेरा इक्वेशन नंबर अगर 1 हो जाती है और S और A का आपस में क्या ताल्लुक है? सर S for 2 times over जी, ये आ जाएगा। ठीक है, S मेरा एल्गोरिथम कैलकुलेट कर रहा है, S और A मेरे एल्गोरिथम कैलकुलेट कर रहा है, तो ये मुझे पता है फ्रॉम माय एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर रिडल डाल दूं तो put 2 in 1, तो मेरे पास आ जाता है O is greater than or equal to 2S। हर एच के लिए 2 वर्टिसेस आ रही है। ये डिवाइड बाय 2 नहीं होगा,
सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके लिए मैं दो एजेस, दो वर्टिसेस एस में डाल रहा हूँ। तो जो नंबर ऑफ वर्टिसेस एस है वो डबल होंगे नंबर ऑफ एजेस से, ठीक है। और जब मैं उसको पुट करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है डिवाइडेड बाय 2। और जिसका मतलब है कि तो यही मेरा वो रिजल्ट है कि जो नंबर ऑफ वर्टिसेस मेरा एल्गोरिदम कैलकुलेट करेगा वो नंबर ऑफ ऑप्टिमम वर्टिसेस के या डबल होगा या उससे कम होगा, और कम कितना हो सकता है वो ऑफ कोर्स ऑप्टिमम से नीचे नहीं जा सकता। फिर ऑप्टिमम क्या या बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा? कम होगा। लेस देन ऑप्टिमम के या बराबर होगा या उससे डबल होगा। अच्छा सर, इसके बीच में नहीं आ सकता? बीच में भी आ सकता है। देखो इक्वालिटी मतलब इनइक्वालिटी है ना, ठीक है। देखो ये क्या कह रहा है, सबसे पहले तो है ना, अच्छा जैसे ये वाली एग्जांपल है, ये वाली एग्जांपल है, इसमें 4 आया ना, तो ये 4 is less than or equal to 2 times ऑप्टिमम। ठीक है। यही मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि 2 मल्टीप्लाई भी तो कर रहा हूँ ना, जो छोटा नंबर है उसके साथ मैं 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो उस छोटे नंबर के डबल के या बराबर होगा या उससे कम होगा। तो इसी तरह कोई भी नंबर अगर मेरे पास ऑप्टिमम मेरे पास से 10 है, वो 10 है, तो मेरे पास s जो है वो लेस देन और इक्वल टू 20 होगा, ठीक है। तो उसके डबल से कम होगा, लेकिन 10 तो मेरे पास तो लिमिट आ जाएगी ना, 10 से नीचे तो नहीं आ सकता। तो 2O और O के वो दरमियान में आएगा, ठीक है। इससे आगे नहीं जाएगा, इससे नीचे इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि ये ऑप्टिमम वैल्यू है। तो ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होगी ना? ये मिनिमाइजेशन मिनिमम वर्टेक्स कवर है। और कोई सवाल? तो ये डबल हम इसलिए इसका ले रहे हैं कि ये 2 अप्रॉक्स मतलब 2 अप्रॉक्स इस तरह की डेरिवेशन किसी ने की तो उसको पता लगा कि ये 2 अप्रॉक्स है, रादर देन कि उसने पहले डिसाइड किया कि ये 2 अप्रॉक्स है और फिर उसका बनाया। हुआ क्या होगा, वर्टेक्स कवर का किसी ने ह्यूरिस्टिक बनाया। अभी एक सीधा ह्यूरिस्टिक किस तरह के एल्गोरिथम को कहते हैं ना, बड़ा एक सीधा सादा सा एल्गोरिथम है, पिक करता है, कुछ डालता जाता है। उसने किया, फिर उसने कुछ छोटी सी 2-3 इक्वेशन लगाई, उसने कहा अच्छा ये तो डबल से ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो उसने ये किया होगा, फिर और लोगों ने काम किया होगा, तो फिर ये सारी थ्योरी कंबाइन होकर वो अप्रोक्सीमेशन रेशो और ओवर द इयर्स वो बनता गया ये पूरी। और सर इसका जो आपने टाइम कम्प्लेक्सिटी बताई है सर, अगर हमारे पास ग्राफ वेरी लार्ज हो जाए तो चलो लार्ज हो जाता है, ठीक है। हर आइटरेशन में 10,000 या 20,000 या 20 लाख एजेस हैं, तो ये 20 लाख दफा चलाएगा ना, क्योंकि हर आइटरेशन में वो एटलीस्ट एक एज निकालता जाएगा। एक एज पिक किया, उसके एडजस्टेंट जो वर्टिसेस हैं तो वो निकालता जाएगा, तो वो मिलियन या 20 लाख सर, तो इसको हम 20 लाख हम पॉलिनॉमी हाँ जी, पॉलिनोमियल का ताल्लुक नंबर से नहीं है, पॉलिनोमियल का ताल्लुक उसके
ऑर्डर ऑफ ग्रोथ से है कि इनपुट साइज के रिस्पेक्टिवली वो कितना टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये ई टाइम ले रहा है। अगर ये 2 रेज़ टू पावर ई होता तो ये नॉन पॉलिनोमियल होता, ठीक है। पॉलिनोमियल टाइम में 2 रेज़ टू पावर 1000 क्या है, n रेज़ टू पावर 1000 पॉलिनोमियल है, नॉन पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वो n रेज़ टू पावर के जो भी मेरे पास चीज होती है। यार ये तो तुम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से करवा रहे हो, मतलब ये तो नही साहब ने कहा था, आप नाम पढ़ाएं। The n raised to power k is polynomial time, ये डेफिनेशन है। और जहाँ k जो है ये कोई नंबर है, तो यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं लिखी हुई कि k का नंबर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो n रेज़ टू पावर 3 भी पॉलिनोमियल है, n रेज़ टू पावर 300 भी पॉलिनोमियल है, n रेज़ टू पावर 10 ये भी मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिनोमियल इन रिस्पेक्ट टू द इनपुट साइज सॉल्व कर रहा है। So it's about the order how it grows. तो n मेरे पास अगर आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है और टाइम मेरे पास इस तरह है, तो मेरे पास इसका जो ग्राफ है जो कि पॉलिनोमियल है वो आराम आराम से आगे बढ़ता जाएगा, जबकि मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल होगा वो मेरे पास यूं करके बढ़ेगा। तो ये बड़ा जल्दी बहुत जंप लगा लेता है, 2 रेज़ टू पावर n, जबकि ये मेरे पास n रेज़ टू पावर 1000 है। अब ये लाइन बड़ी गंदी सी बनी है, ये थोड़ी सी कुछ बेहतर लाइन होनी चाहिए थी, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की लाइन होगी, तो इसकी जो ग्रोथ का रेट है वो कम है, ठीक है। एक एक्सेलरेशन होती है और एक स्पीड होती है, ठीक है। तो अगर मैं सुजुकी एफएक्स चला रहा हूँ, एक्सेलरेशन उसकी कम है, लेकिन मोटरवे पर चलाऊंगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता 100 की स्पीड तक पहुंच जाएगा, ठीक है। लेकिन और एक है कि वो तेजी से वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो दोनों चीजों में फर्क है, तो उसको थोड़ा सा डिफरेंस का ख्याल रखें। अच्छा, मैंने जो असाइनमेंट अपलोड की है वो आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ और फिर अटेंडेंस लेते हैं। बोला था तो मतलब ये पिछले फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लें। जैसे ये पहला वाला है, तो अब इसमें सच जो मैंने मुझसे पहले पढ़ाया हुआ है उसका डायरेक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन अगर आपको एडजेंसेंसी मैट्रिक्स वेगली भी याद है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली कह रहा है कि एक पाथ है जिसमें n वर्टिसेस हैं, और मैंने चेक करना है कि ग्राफ में जो है ये मेरे पास एज अ पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं। पाथ का मतलब है कि एज है, फिर एज है, फिर एज है, और मैं एजेस से होते हुए आखिरी वर्टेक्स पर पहुंच जाता हूँ, और दरमियान में वो सारे वर्टिसेस जो पी के अंदर आ रहे हैं वो गुजर जाते हैं। और लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में कि ये मेरे पास एक v बाई v डायमेंशंस की एडजेंसेंसी मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब इसको किस तरह आप करेंगे? तो जो लिंक करते होंगे उन्हें 1 करते जाएंगे मैट्रिक्स में, वो तो पहले से मेरे पास एडजेंसेंसी मैट्रिक्स में वो 0 और 1 गिवन है ना, वो तो मेरे दोस्त ने मैट्रिक्स बनाकर मुझे सही है भेज दी। अब मेरा फंक्शन सिर्फ ये चेक करेगा, ठीक है। वंस कहाँ पे आ हाँ? वंस कहाँ पे आ गए? उसके पाथ में वंस है या नहीं, कितना लाइक सारे वंस हैं। तो ये किस किस्म का एल्गोरिदम बनेगा, मतलब क्या होगा इसमें?
लूप्स होंगे, नेस्टेड लूप होगा, रिकर्जन होगा, क्या होगा? नेस्टेड लूप्स नेस्टेड लूप क्यों होगा? रोज को भी अगर कवर करना है नेस्टेड और ना हो तो भी कर सकते हैं। बताओ ना। आज आप बताएं। नहीं, अगर हम मैट्रिक्स पे ये तो वो वाले टीचरों वाले सवाल हो गए, जवाब हो गए ना। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। चलो तो करने पे ट्राई करने में पता चलेगा। घर जाके करें। नहीं, अगर मेरे ख्याल में आपको 1 से लेकर n-1 तक लूप चलाना है, क्योंकि आपने एसेंशियली इस पाथ के ऊपर चलाना है, ठीक है? अब इस पाथ के ऊपर मैं आगे नहीं बताना चाहता, ठीक है? लेकिन मैं फिर वो सारी हल कर दूंगा ना। सर इसका सूडो कोड लिखना है। हाँ, इसका सूडो कोड लिखना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सूडो कोड, ठीक है? तो ये एक सिंगल लूप में हो जाता है। तो सबसे पहले तो इस किस्म के सवाल में आप समझना बड़ा जरूरी है कि पूछ क्या रहा है आंसर, ठीक है? मतलब जस्ट बिकॉज एडजेंसी मैट्रिक्स में अक्सर चीजें नेस्टेड लूप से होती हैं, तो हमें फौरन जंप नहीं करना चाहिए, ठीक है? बाकी आप लोग थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाएं, प्रैक्टिस करें तो सर आपको वहाँ मेंशन तो नहीं होगा कि सिंगल लूप से करना है? नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप नेस्टेड लूप लगाएंगे तो वो कॉम्प्लिकेट कर लेंगे, ठीक है ना? वो जो होता ये है कि वो आप लोग वो उस तरह करते हैं, वो ओवरली कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो वो ढांचा बना देते तो वो ढांचे से वो शक्ल नहीं बनती उसकी। इसी तरह ये कि जनसेंसी लिस्ट है, ये बहुत सिंपल सवाल है। तो ये जनसेंसी लिस्ट है जो कि फ्रेंडशिप नेटवर्क कर रहा है। क्विज का क्वेश्चन है, क्विज 2 का। बस फिर मैंने वहां पर चापा लगाया हुआ था यहाँ पर। तो और फिर ये एक रिकर्सिव एल्गोरिथम है, और इसका तो मुझे पता है। ये मैं पूछ रहा हूँ इसमें कि ये हमारे पास कोड है, रिकर्सिव प्रोग्राम बना हुआ है, तो क्या हम इसके ऊपर डायनामिक प्रोग्राम लगाएं या ना लगाएं? हाँ, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग लूप लगाकर उससे कोई फायदा हमें होगा या नहीं होगा? तो वाई और वाई नॉट लिखा हुआ। सर क्योंकि सर सब प्रिंट करवा रहा है कोई ऐसी चीज है जो कि कोई हम टोटल कर नहीं रहे कि सर दोबारा कोई रिपीट नहीं हो रही, जो रिपीट हो रही है, तो इसलिए फिर सर वो तो यही इसका आंसर है। तो अगर आपने मतलब ये आंसर या इस तरह के सवाल का आपने फाइनल एग्जाम में किया तो ये 2 नंबर आपके हो सर तो ये जाएंगे, ट्री ठीक देना है? बंद है। हाँ, पर इसमें आंसर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ? It is already linear टाइम time. अगर बस आप ये 3-4 लफ्ज लिख दें पक्के, उसमें ये भी कह सकते हैं सर ट्री नहीं बने जो सब ब्रांचेस बनती है ना रिकर्सिव में वो हाँ, तो वो आप उस तरह लिख दें, इस तरह लिख दें, मतलब ये तो नहीं ना। लेकिन मतलब इसका कोई बड़ा लंबा चौड़ा कोई आंसर नहीं है, ना ही किसी भी सवाल का कोई लंबा चौड़ा आंसर होता है, ना ही वो सवाल को इतना ओवरली कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो जितनी जगह मैंने छोड़ी होती है वो मेरे ख्याल से जितनी जगह रिक्वायर्ड होती है उससे ज्यादा होती है, ठीक है? तो वो कुछ लोग थोड़ा ज्यादा क्योंकि हम लोगों की ट्रेनिंग इस तरह हुई ओवर द इयर्स के वो पेज भरो, तो वो वाली थोड़ी सी तो आप लोगों से मतलब अक्सर स्टूडेंट्स ये थोड़ी से वो करते हैं कि वो पहले तो वो जवाब के अंदर वो सवाल को अपने अल्फाज में लिखना शुरू करते हैं, उसमें ही सारी जगह खत्म हो जाती है। तो वो उसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि सवाल क्या है, ठीक है ना? मतलब वो FSC तक ठीक होता है, मुताला पाकिस्तान में। सर सोचते नहीं है सर जी, हम रटाया। सर क्वेश्चन नंबर 1 थोड़ा रिपीट समझाओ, थोड़ा सा रिपीट कर दें सर। मेरे पास एक n साइज की अरे है, V1 है, V2 है, n वर्टिसेस है इसमें, ठीक है? इसको मैं
सी मैट्रिक्स है जो कि V बाय V है, इस n का ताल्लुक इस V से कोई नहीं है और इसमें 0 1 1 0 ऑलरेडी फिल्ड है, ठीक है। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर ये मेरे पास ग्राफ हो 1 2 3 4 5 6 7 और मैं आपसे कहता हूं कि 1 2 और 3 क्या इनके दरमियान पाथ एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता? तो सबसे पहले तो ये कि पाथ से मतलब क्या है कि मैं 1 से 2 पर आ सकूं, 2 से मैं 3 पर आ सकूं, ठीक है। और अगर मैं आपको तो यस एग्जिस्ट करता तो आपका जो कोड है, एल्गोरिथम है, सूडो कोड है, उसको मैं ट्रू रिटर्न कर देना है, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहता हूँ 1 2 7 फॉर एग्जाम्पल, तो वो पाथ एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ नहीं जाता। हाँ इजी है सर, जहाँ 0 आ रहा है हमें ब्रेक कर देना है ना, हमें 1 और 0 देखना। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर आपको ऐसे बता दूं अब आपने, तो मैंने एसेंशियली एडजेसेंट एंट्रीज के दरमियान देखना है कि 1 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो बस मैंने यही काम करना है, तो बस ये काम मैंने करना है, तो उसके लिए सिंगल लूप इज इनफ, ठीक मेरी है। विजुअलाइजेशन यही थी ज़हन में जो आपने ऊपर बनाया है। मुझे क्या पता पेपर में ना लिखते, मेरी विजुअलाइजेशन ठीक है। नहीं तो मुझे लगा आपने जिस तरह कहा कि शायद वो गलत है। चलो अटेंडेंस जल्दी से लेते हैं।